कैसे हो आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारा पार्ट 2 है ये, चैप्टर 2 का पार्ट 2। हमारी एनसीईआरटी चल रही है फर्स्ट क्लास की 12th क्लास की थीम्स की बुक नंबर 3 इंडियन हिस्ट्री। उसमें हमारा चला रहे हैं हम 1857 1857 की जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में चल रहे हैं। उसको यहाँ से हम कवर करेंगे। इतना हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको कोई डाउट है इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करो या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, डोंट कॉल, मैनी पीपल आर कॉलिंग बट प्लीज डोंट कॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कि अब भाई बात करते हैं कि विद्रोही क्या चाहते थे। ठीक, विद्रोही यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज थे हमारे, वो क्या चाहते थे। तो बतौर विजेता कठिनाइयों जो उनको अपॉर्चुनिटी यानी कि चुनौतियां मिल रही थी, सॉरी, उनकी बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी पर्सनल एक एडवाइस ओपिनियन था कि वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। तो विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब ये भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग ही थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ जो भी डिक्लेरेशन थी या फिर जो भी हमारे पंपलेट वगैरह थे उनके अलावा हमारे पास ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है तो जिनके बिना हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ भी हुआ उसे रचने के लिए सॉरी, इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक, तो विडंबना यह है कि इन सोर्सेज से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता है कि एक्चुअली विद्रोही भाई चाहते क्या थे। यहाँ पे बात की हो सकता है यूनिटी रही हो, एकता की कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ द यूनिटी। तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई जो भी डिक्लेरेशन थी उसमें हमारे जो कास्ट था, रिलीजन था, उनके का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी। ठीक, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था कि जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। ठीक, तो जो भी पंपलेट्स में थे तो उसमें अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत डिफरेंट कम्युनिटीज के सह अस्तित्व का गौरव गान किया जाता था। Just a second. ठीक है, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई कई डिक्लेरेशन में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आंदोलन, ये कहानी में पढ़ेंगे हम पूरी कहानी, हाँ, आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। तो अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में वेस्टर्न यूपी स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए और उनकी यह कोशिश भी नाकामयाब रही। ये देखो यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ते हैं। ये किस बारे में है? अहमदाबाद है क्या? आजमगढ़, घोषणा। आजमगढ़ डिक्लेरेशन कब हुआ था? 25 अगस्त 1857। तो विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का एक ये मुख्य सोर्स है। क्या था कि यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू मुसलमान दोनों ही अधर्मी षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता का उत्पीड़न से त्रस्त हैं। ठीक है, इसलिए देश के सभी जो भी अमीर लोग हैं, रिच क्लास एलीट पीपल हैं, खासतौर से जिनकी मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है, जिन्हें लोगों को धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपनी धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले क्या होता था, अरसा मतलब बहुत टाइम पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए। ठीक, और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी, यानी कि वेस्टर्न से। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है और ये सबका भाई ड्यूटी भी है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अप, अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। ठीक, मतलब डेली फूड। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्य वक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में सबसे यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में भी कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उस डिक्लेरेशन में लिखा हुआ था जो आजमगढ़ में सर का था। इसलिए सबका ये ड्यूटी है कि वे अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने पर्सनल जो भी उनका परिश्रम है उससे बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने ड्यूटी को प्राप्त करें। अदरवाइज अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया
तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा, पछताएंगे हम लोग, ऐसा बता रहे हैं। ठीक। पार्ट 1 में क्या था, जमींदारों के बारे में क्या था कि जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी अफसर ने बेहिसाब जमा भूराजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों की को बेइज्जत व बर्बाद किया है। ठीक। बकाया लगान की वजह से उनकी जमीन जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। बट लिमिट यहाँ तक है कि एक आम जो किसान है, किसी जनाना नौकर यानी कि लेडी सर्वेंट या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए हुए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में खसेड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको कैदखाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमे में भारी खर्चे की स्टैंप दीवानी अदालतों की गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिबंधियों को दरिद्र बना रहा है, यानी कि गरीब बना रहा है। जमींदारों के खजानों को स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि के लिए चंदे के नाम पर ही हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूली के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का पूरा राइट होगा। पार्ट 2 में व्यापारियों के बारे में क्या लिखा था कि इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइल, कपड़े, जहाज व्यवसाय और जैसे तमाम बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जो भी हमारी बेशकीमती चीजें हैं उनके व्यापार पर अपना राइट स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीजों का व्यापार ही हम लोगों के लिए रह गया है, जैसे कि डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही है। ठीक। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको इंस्टेंट किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरीबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा। जमीन पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के जो भी हमारे देसी व्यापारी उनके लिए ओपन कर दिया जाएगा। ठीक। इसलिए हर व्यापारी की भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। पार्ट 3 में क्या लिखा था अबाउट द गवर्नमेंट जो भी वर्कर्स थे क्या है। तो अब यह राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, ये बात सच है। उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई पावर भी नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपए पर मंथ की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद भी रखेंगे। अबाउट जो भी हमारे कार्यकर्ता थे उसमें लिखा था पार्ट 4 में कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीजों को सॉरी ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को अनएम्प्लॉय कर दिया। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निस्संदेह उनकी उन्नति होगी, इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। ठीक। पार्ट 5 में अबाउट पंडित, फकीर और अदर जो भी नॉलेजफुल पीपल थे उनके अंदर कि पंडित, फकीर क्रमशः हिंदू मुसलमान धर्मों के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। ठीक। यूरोपीय दोनों धर्मों के क्या हैं, एनिमीज हैं। और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडित और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। सिपाही क्या सोचते थे, तो विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई थी उसमें था, एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए, धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियां बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। तो ईश्वर की कृपा से हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो जहां वो इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ना हमने कभी पैर पीछे खींचे और ना ही कोई बहाना बनाया और ना ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। ठीक। बट 1857 में अंग्रेजों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएंगी। नए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, जो घुड़सवार थे, गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई है। उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवलरी के सवारों यानी कि जो घुड़सवार हमारे सोल्जर्स थे उनको दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंट के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियन और घुड़सवार गोलंदाज फौज की तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया
ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगें। तो इसी कारण हम और हमारे सारे साझेदार इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद यानी कि आस्था जो हमारी है और मजहब दूषित ना हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? ये उनका राय था। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, उत्पीड़न के प्रतीकों का खिलाफ क्या था। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जैसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, उससे रिलेटेड हर चीज को तो उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ क्या था कि इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, ठीक है, हम लोग मतलब उससे संबंधित हर चीज की पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की बेइज्जती की जाती थी। विद्रोही नेताओं को कहना था कि अंग्रेजों पर मतलब भरोसा नहीं कर सकते। ओके, लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भूराज्य व्यवस्था ने बड़े बड़े भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकार थे जो उनके बुनकर थे उनको तबाह कर दिया। ठीक, ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना सीधा जाता था और फिरंगियों, ठीक, ब्रिटिशर्स को बोलते थे हम लोग, उन पर स्थापित वह सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगा देते। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते, दोबारा लाना चाहते थे, सेम वर्ल्ड। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि भाई अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं और इसी डर की वजह से लोग चल रहे अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत, अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ति ले लेता था जिनको अंग्रेज की हिमायती या जनता का पीड़क समझा जाता था। ठीक है, जैसे कि जमींदार वगैरह। कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उनके सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर फोड़ तोड़ फोड़ डाली। ठीक, इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे। ये सोपान जो परंपरागत था, ट्रेडिशनली उस ऊंच नीच को, ठीक, खत्म करना चाहते थे। इसमें एक ऑप्शनल क्या दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश थी कि भाई अगर ये ब्रिटिशर्स चले गए तो कौन आएगा। तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोही ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का ट्राई किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता नेता 18वीं सेंचुरी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने तो पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू-राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। ठीक, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई। सेना की कमांड श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सेंचुरी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छीन चुकी थी। तो विद्रोही रिवोल्यूशनरी जो थे हमारे द्वारा स्थापित शासन संरचना का जो पहला पर्पस था वो युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या था, ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबी टाइम तक चला था और वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के स्टार्टिंग महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। ठीक। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा कि भाई अवध के लोग नॉर्थ से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों को कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें भी हैं। दमन के बारे में बात करते हैं तो 1857 के बारे में हमारे पास जो भी पेपर मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। नॉर्थ इंडिया को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून बनाए। ठीक, मई और जून 1857 में पारित किए गए कानूनों के जरिए न केवल कंप्लीट नॉर्थ इंडिया बल्कि में उसमें मार्शल लगाया लागू किया गया। इसके अलावा फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक होता था। कहने का मतलब यह है कि भाई कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, दैट इज योर सजाए मौत। हमको पता है मार्शल लॉ भी कौन कौन स्टेट में हमारे चल रहा है।
इस नए विशेष कानून और ब्रिटिश से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला अटैक किया। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। एक तरफ कलकत्ता से और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ, बनाओ इंडिया। तो इधर से एक अटैक किया और एक ऊपर पंजाब इधर किया। ठीक। तो हालांकि पंजाब कमोबश शांत था। ठीक। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश कब पूरी? 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हुई। दोनों तरफ से जमकर अटैक हुए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इसकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोह राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। ठीक। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों का बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़े को हर इलाका, गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई स्टार्ट की तो अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे वे हिसाब जन समर्थन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अवध में फोर्शित नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष, एडल्ट पीपल, आबादी विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने कंट्रोल में ले पाए थे। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक स्केल पर यूज किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। अभी जो मॉडर्न यूपी है उसके एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। तो अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को क्या भरोसा दिलाया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया जाए और जो वफादार थे उन्हें इनाम दो। लालच भैया लालच और डर। जो सपोर्ट में है उसको और लालच दो, जो नहीं सपोर्ट में उसको डर दो, वो भाग जाएगा। तो बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहाँ उन्होंने बीमारी हुई और फिर भूख से उन्होंने दम तोड़ दिया, जो नेपाल चले गए थे। अब विद्रोह की छवियां क्या थी? तो हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं कि जैसे कि हमने पीछे देखा है कि विद्रोही की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक। हमारे पास विद्रोही की कुछ डिक्लेरेशंस हैं, उनकी सूचनाएं हैं और नेताओं के कुछ पत्र हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियां, डायरियां, आत्मकथाएं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं डिफरेंट रिपोर्ट्स के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय, बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ठीक। ब्रिटिश न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी हैं उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की डिमांड को हवा देती थी। तो अंग्रेजों और भारतीय द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून बाजार में भी अवेलेबल हैं। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन कैसे होता था? तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की फीलिंग्स और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। ठीक है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को चलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जॉन्स वॉकर द्वारा बनाए गए चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक, लखनऊ की राहत, इस श्रेणी का एक एग्जाम्पल है ये वाला। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया। ठीक। और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंस सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑटम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। आफ्टर 20 डेज भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरीबंदी उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के क्षण का जश्न मना रही है। ठीक। कैनवस के मध्य में कैम्पबेल है, ऑटम वगैरह वगैरह बता रहा है। इन तीन ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं।
इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ ली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरह टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपने सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था और इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा क्या थी? तो अखबारों में छपी खबरों की का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता था उस टाइम पे। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावना और सोच को तय करती थी। ठीक है। भारत में औरतें बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की डिमांड करने लगी। ठीक, क्योंकि भारत में जो अत्याचार हो रहा था औरतों बच्चों के साथ, तो ब्रिटेन की जो भी जनता थी जब वहां वो पढ़ती थी, तो वो सोचती थी कि वहां वहां से डिमांड करने लगी कि भाई यहाँ के लोगों को इंसाफ दो। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की डिमांड करने लगी। किससे? ब्रिटिशर से। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। ठीक। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाया, ये वाला। इस चित्र में अंग्रेज औरतें एक बच्चे एक घेरे में दूसरे से लपेटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में। अच्छा, अंग्रेजों के बच्चे जो खतरे में होते थे, तो वो डिमांड कर रहे हैं ये। ठीक, ये देखो यहाँ पे वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। ये दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। उसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें की अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें भी विद्रोहियों के हमले से अपने आप को बचाती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। 11.12 जो प्रॉब्लम था उसमें मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी हैं। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों की दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। ये उस टाइम की टैक्टिक्स होती थी कि कैसे किसको मिसगाइड करना है, किसको गाइड करना है। प्रतिशोध और सबक कैसे सिखाया? तो जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और शक्ति का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं अखबारों ने ऐसा माहौल रचा कि जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल मान लो ऐसा था कि मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर 11.13 में हमें न्याय की एक रूपकात्मक छवि स्त्री छवि दिखाई देती है, जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है, जिसकी मुद्रा आक्रामक है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। ठीक। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिरोध की जरूरत पर प्रेशर डाल रहे थे। तो यहाँ मृत्युदंड का एक दृश्य का एक नोटोग्रामा दिखाई देता है, जिस निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन। पूरे दृश्य पर पर्तियों में सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं और उन्हें अपनी साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। यहाँ पे भी वही सब लिख रखा है। ठीक। दहशत का प्रदर्शन कैसे होता था कि प्रतिशोध और सबक सिखाने की इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा जाए, उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचा रही थी। इससे बस डर बढ़ा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। दहशत का वो प्रदर्शन कर रहे थे। दया के लिए कोई जगह नहीं थी, ये भी दिखा रहे थे। तो जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। तो जब गवर्नर जनरल कैनिंग उस टाइम पे था, उन्होंने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक बनाया गया। ठीक। हास्य परक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में
कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। ठीक, उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में से बार बार सामने आती थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना के बारे में बात करते हैं तो 20वीं मतलब 20वीं सेंचुरी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। ठीक, किसको? 1857 वाले को, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित या रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों की को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाली रानी झांसी के शौर्य का गौरवान करते हुए कविता लिखी कि रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों को पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी ये राइटर मतलब ये राइटर हैं, उन्होंने इनकी पंक्तियों को बड़े पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्रायः फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक क्या था? इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे, ठीक, और वो क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी। ठीक, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंब नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ क्या था? भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में हेल्प कर रहे थे। एक कार्ड लिखा है हमारा, देखभाल पैसे पढ़ लेना कि 1801 में अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की। वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक संधि बेलेजली। ठीक, किसने? 1801 में अवध में। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी चढ़ाया गया और अवध का अतिक्रमण हो गया। 1856 से 57 अंग्रेज द्वारा अवध में एक मुश्त लगाना हुआ बंदोबस्त लागू हुआ। 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ। 11 से 12 मई में दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20 से 27 मई अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई को लखनऊ में मई जून सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर को हैवलॉक और अट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। 1858 जून में युद्ध में रानी झांसी की डेथ हो जाती है और जुलाई में युद्ध में शाहमल की भी डेथ हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा था चैप्टर, ये भी खत्म होता है। ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, इसको आप सुनते रहो, एक बार सुन लो, कुछ चीज़ें हैं वो नोट कर लो, बहुत कुछ नोट नहीं करना। ठीक।